हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि मनी है। कुछ बुक्स में ये मनी एंड बैंकिंग करके दिया हुआ है, लेकिन कुछ बुक्स में इसे मनी एक अलग चैप्टर है और बैंकिंग एक अलग चैप्टर है। तो यहाँ हम दो अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे। मनी को हम यहाँ 5th चैप्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो हमारा ये चैप्टर है मनी। इसमें हम पढ़ेंगे मनी क्या है, मनी से पहले क्या सिस्टम चलता था जब मनी नहीं था, मनी की डेफिनेशन क्या है। ऑलराइट, तो आज एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो मनी जो है किसी भी इकोनॉमी में वो एक सेंटर पॉइंट की तरह काम करता है, यानी कि सारी चीज़ें, पूरी इकोनॉमी मनी के ही चारों ओर रिवॉल्व हो रही है। ऑलराइट, तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी है वो मनी के ही चारों ओर चलती है, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्पोजिशन इनकम का, ये सारी चीज़ें मनी के ही चारों तरफ, मनी के ही फॉर्म में चल रही हैं। ऑलराइट, तो मनी जब नहीं था, इस समय तो अगर हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि बिना मनी के हमारे एक भी दिन या एक भी मंथ हमारा काम चल सके। लेकिन ऐसा भी एक टाइम था कि जब मनी था ही नहीं। अब अगर बहुत पहले की बात करें, जब हमारा सिविलाइजेशन हो रहा था, उस टाइम पे की बात करें तो मनी उस समय नहीं था। उस समय क्या था कि गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। उस समय ऐसा पॉसिबल भी था क्योंकि एट दैट टाइम ह्यूमन वांट्स जो थी वो बहुत ही सिंपल और लिमिटेड थी। तो वहाँ पे गुड्स एंड गुड्स का जो एक्सचेंज था वो पॉसिबल था। तो ये जो सिस्टम था, ये जो टाइम था, इस टाइम में जो इकोनॉमी रन कर रही थी उसको सीसी इकोनॉमी या कमोडिटी इकोनॉमी कहते थे। और इस सिस्टम को, यानी कि गुड्स से गुड्स के एक्सचेंज को बार्टर एक्सचेंज, यानी कि गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज को बार्टर एक्सचेंज, या हिंदी में इसको वस्तु विनिमय भी कहते हैं। तो बार्टर एक्सचेंज इस सिस्टम को कहेंगे जिसमें गुड्स से गुड को एक्सचेंज किया जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बार्टर एक्सचेंज क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो लिखी हुई है, हम देख लेते हैं एक बार। बार्टर एक्सचेंज रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। An economy where there is a direct barter of goods and services is called barter economy। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें गुड्स एंड गुड्स एक्सचेंज की जाती हैं उसे बार्टर इकोनॉमी कहते हैं, या इसको सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं, जहाँ पे सी का मतलब होता है कमोडिटी। ऑलराइट, तो ऐसी इकोनॉमी को कमोडिटी इकोनॉमी भी कहते हैं। तो ये हो गया बार्टर एक्सचेंज। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि बार्टर एक्सचेंज से मनी क्यों आ गया, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि बार्टर एक्सचेंज ही चलता रहता, मनी की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बार्टर एक्सचेंज जो है वो पूरी तरह से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के फिलॉसफी पे चलता है। यानी कि वहाँ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब हो गया कि जब गुड्स आप एक सेल करना चाहते हो और एक परचेज करना, सपोज आप एक गुड परचेज करना चाहते हो, हमने माना कि आप बुक्स परचेज करना चाहते हो, ठीक है। तो आप बुक परचेज करना चाहते हो ऑलरेडी, और तो आपने क्या किया, एक बुक सेल करने वाले को ढूंढ लिया। कोई पर्सन बुक सेल करना चाह रहा है, वहाँ पे शॉप नहीं है ऐसे कोई, ठीक है। एक पर्सन मिल गया आपको जो बुक सेल करना चाहता है। अब उसने कहा कि मुझे आप कॉपीज़ दे दीजिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपको बुक लेने, आप जिसे बुक आपको चाहिए वो तो मिल गया, लेकिन उसको क्या चाहिए वो भी आपके पास होना चाहिए। तो आपकी वांट क्या है, बुक है, उसकी वांट क्या है, कॉपी है। तो ये क्या हुआ, डबल वांट। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इसको कहा गया कि दोनों की वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि जो आप परचेज करना चाहते हो वो उसके पास हो, और वो जो परचेज करना चाहता है वो आपके पास हो। इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर लिखने के पर्पज से आप ये नोट कर लीजिए, देख लीजिए, इट रिफर्स टू द साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ, फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल मतलब एक दूसरे की वांट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे की वांट एक साइमल्टेनियस, एक ही समय पे पूरी करती हूँ, ऐसी सिस्टम को या ऐसी परिस्थिति को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल होता था कि आपको ज़रूरत है सपोज़ कि हल्दी की, ठीक है, आपको चोट लगी हुई है, हल्दी लगाना है, तो उस समय आपको ढूंढना पड़ेगा। तो एट प्रेजेंट उस समय ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा पर्सन मिल जाए जिसके पास हल्दी हो और फिर उसको जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो आपके पास हो। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो था वो बहुत प्रॉब्लमेटिक था। इसकी वजह से ये सक्सेस नहीं हो पाया।
ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे हम बात करेंगे सक्सेस क्यों नहीं हो पाया। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से ये सक्सेस नहीं हुआ और जिसकी वजह से मनी का इवोल्यूशन हुआ, मनी इमर्ज हुआ। ऑलराइट, नेक्स्ट तो यहाँ पे क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो हम पढ़ चुके हैं, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से ही ये बार्टर एक्सचेंज सक्सेस नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो जैसे कोई कमोडिटी है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था बुक और कॉपीज़ का, ठीक है। तो बुक वाला क्या कह रहा है, मेरी जो बुक्स हैं वो ज़्यादा कीमती हैं, ज़्यादा प्रीसियस हैं, मैं आपको एक बुक के बदले 4 कॉपियाँ लूँगा। कॉपी वाला कह रहा है मेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं तो मैं एक कॉपी के बदले आपकी 2 बुक लूँगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कॉमन मेजरमेंट नहीं है कि किसकी वैल्यू कितनी है। अभी तो हम जानते हैं 100 रुपये की बुक है और 40 रुपये की कॉपी है, ठीक है, यानी कि 2.5 कॉपीज़ आएंगी उसमें 2.5, ठीक है। तो इस तरह का कॉमन मेजर नहीं था जिससे कि प्रॉब्लम होती। जैसे मैंने हल्दी वाला एग्जांपल क्यों बताया, हल्दी वाला एग्जांपल इसलिए क्योंकि जैसे एक कहावत है कि हल्दी क्या रेट, तो कहते हैं जैसी आपकी चोट हो, जितना आपको दर्द हो रहा है, ज़्यादा दर्द हो रहा है ज़्यादा की मिलेगी, कम दर्द हो रहा है कम की मिलेगी। यहाँ पे कोई, यानी कि वहाँ पे कोई सर्टेन मेजरमेंट नहीं था वैल्यू का, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि हाँ भाई हमारी 2 लोग आ गए, चलो ठीक है, मेरे पास वीट है, आपके पास राइस है, मुझे राइस चाहिए और उसको वीट चाहिए, ठीक है। हमने कहा, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये होती थी, हमने कहा कि 1 किलो वीट के बदले आपको 2 किलो राइस देना होगा, वो कह रहा है 1 किलो राइस के बदले आपको 3 किलो वीट देना होगा। तो ये प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम क्यों थी, क्योंकि कॉमन मेजरमेंट नहीं था, दोनों ही वैल्यू का एक ही कॉमन मेजरमेंट हो ऐसा कुछ नहीं था। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। सेकंड, थर्ड क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड का मतलब लेट पेमेंट या बाद पेमेंट में पेमेंट या उधारी को चुकाना या क्रेडिट या लोन को चुकाने के लिए। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, तो जो बाद में चुकाने के लिए या क्रेडिट या लोन या उधारी चुकाने बाद में देना होता है ना, उधार या क्रेडिट को, तो उसका रीपेमेंट का बहुत प्रॉब्लम होता था। क्यों प्रॉब्लम इसलिए होता था, क्योंकि आज हमने सपोज वीट ले लिया आपसे, ठीक है, आज हमने वीट ले लिया और राइस दे दिया। अब अगले सपोज कि नहीं, हमने वीट ले लिया, राइस हमारे पास नहीं है, हमने कहा कि आपको हम वीट वापस कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब वीट हुआ तो वो क्या हुआ, बारिश ज़्यादा हो गई तो उसमें वीट जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब हम वीट आपको दे रहे हैं तो वो वीट अच्छा नहीं है आप कह रहे हो, या फिर ये कि हम वो पर्सन कह रहा है कि हमको वही सामान चाहिए, अभी आपने वो यूज़ कर लिया है तो अब वो आप वापस नहीं कर सकते हो, या उसी क्वालिटी की चीज़ आप वापस नहीं कर सकते हो। तो बाद में पेमेंट करने की ये बहुत प्रॉब्लम थी। इसको कहते हैं लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। जैसे आज क्या होता है, हमने 10,000 लिए और 10 साल बाद भी देंगे, सपोज कि 10 साल बाद हमें 20,000 देना है तो हम 20,000 दे देंगे। उसमें ये नहीं कि ये 20,000 कम अच्छा है या पुराना हो गया है या ऐसा कुछ, या वैल्यू दूसरी क्या होता था, वैल्यू की भी लॉस हो जाती थी या वैल्यू इंक्रीज हो जाती थी, ठीक है। उसमें भी अभी क्या होता है, जैसे नींबू, अभी क्या हुआ, नींबू बहुत महंगा हो गया। अगर 1 साल पहले किसी से 10 नींबू लिए होते, आज 10 नींबू देने पड़ेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह उस टाइम पे क्या था कि जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते थे, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। तो ये क्या हो गया, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब कि कोई पर्सन बहुत संपत्ति वाला है, लेकिन उस संपत्ति को वो स्टोर कैसे करे, ठीक है। बहुत सारे उसके पास पशु होते थे, जैसे आप सुनोगे तो पहले क्या होता था, किसी पर्सन की जो कह सकते हैं वो अमीर है तो किससे मेजर किया जाता था, इतने एकड़ ज़मीन है, इतने उसके पास भैंसें हैं, इतने घोड़े हैं, इतने घर हैं, इस तरह से मेजर किया जाता था। जैसे आप सुने होंगे एक पुरानी फिल्म है दीवार, उसमें क्या कहता है, एक डायलॉग है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है। हालांकि वो बैंक बैलेंस को भी मेंशन करता है, लेकिन बंगला है, गाड़ी है, वो क्यों मेंशन करता है, क्योंकि वो गुड्स से जहाँ पे वो वैल्यू प्रेजेंट की जा रही है, ठीक है। तो इस तरह का क्या था कि स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं थी। अगर जैसे आज आप देखोगे ना, तो सबसे अमीर आदमी कौन है पता है हमें, इंडिया में सबसे अमीर आदमी कौन है, गौतम अदानी, पता है हमें। तो ये कैसे, इनका जो है जब भी सबसे अमीर आदमी लिखा जाएगा तो उसकी लिखी जाएगी कि इतना इनके पास, इतनी संपत्ति, इतने पैसों के मालिक हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, मेजरमेंट हो गया है। अभी क्या है, इनके पास स्टोर है, इतना पैसा अगर इनको अगर किसी एक कमोडिटी के फॉर्म में रखना हो, सपोज वीट के फॉर्म में रखना हो, सपोज कि कैटल्स जानवरों के फॉर्म में रखना हो, ठीक है, पर सपोज कि उन्हें ज़मीन खरीदनी हो, तो पता चला आधा मतलब 20% इंडिया खरीद ही लेंगे गौतम अडानी, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल होता था स्टोर ऑफ वैल्यू। या अगर ज़मीन नहीं मिल रही है तो कोई और चीज़ परचेज करके रखना है, तो पता चला इंडिया के पूरे जानवर ही खरीदने पड़े उन्हें अपनी वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम होती थी किसमें,
स्टोर करने में, वैल्यू को स्टोर करने में। आज क्या है, आपके जेब में एक छोटा सा कार्ड है और उसमें वो आपके पास करोड़ों रुपए की उसमें वैल्यू हो सकती है, ठीक है। आप जा रहे हो, आपके पास लाखों रुपए हो सकते हैं। लेकिन जब मनी नहीं था, मनी का इमरजेंस नहीं था, तब ऐसा नहीं था। तब हाथी घोड़े और जितनी आपके पास संपत्ति है फिजिकली जो दिख रही है, वही आपकी जो है अमीरी या रिचनेस आपकी शो करती थी। ऑलराइट, तो ये 4 प्रॉब्लम्स थी। इसकी वजह से जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था वो सक्सेस नहीं होता है। ऑलराइट, तो ये सक्सेस नहीं होता है, तब क्या होता है, सक्सेस नहीं होता है तो धीरे धीरे मनी का इमरजेंस होता है। एट प्रेजेंट जो मनी है वो बिल्कुल बहुत मॉडर्न तरीके से प्लास्टिक मनी तक आ गया है, जो एटीएम कार्ड्स आ गए हैं, प्लास्टिक मनी हो गया है। लेकिन ऐसे फॉर्म में स्टार्टिंग से नहीं था। पहले जो मनी स्टार्ट होता है तो पहले वो कमोडिटी के फॉर्म में स्टार्ट होता है, और फिर मेटल के फॉर्म में स्टार्ट होता है, फिर आता है पेपर मनी और या प्लास्टिक मनी की बातें होने लगी हैं, चलने लगी हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले आप बात करेंगे मनी का इमरजेंस। मनी है क्या? मनी इज़ एनीथिंग, मनी इज़ anything that is generally accepted as a measure of value, as a measure of value, as a store of value, as a standard of deferred payment। जो भी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं उन सब का एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी कोई भी चीज़ हो सकती है, जरूरी नहीं जैसे हम पेपर देखते हैं मनी के फॉर्म में, हम कॉइन देखते हैं मनी के फॉर्म में, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे कि आप पढ़ोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप देखोगे कभी कभी चमड़ा, किसी एरा में चमड़ा जो है मनी के फॉर्म में यूज़ किया जाता था। किसी टाइम पे जो है जो ग्लास कांच होता है उसको मनी के फॉर्म में यूज़ किया जाता था। तो ये चीज़ें मनी अपना जो वो है वो चेंज करता रहा है अपना रूप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि अब आपको पेन लेने के लिए कोई चीज़ कमोडिटी नहीं देनी है, अब आपको मनी दे देना है। आप मनी लेके चलिए और कुछ भी परचेज कीजिए, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। आपने क्या लिया? पेन लिया, तो आपने उसको दिया क्या? मनी दिया। तो मनी क्या यूनिवर्सल मीडियम है एक्सचेंज का। कुछ भी खरीदिए, मनी पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। एंड मीजर्स ऑफ वैल्यू की जैसे मैंने बताया कि आपका ये मार्कर 20 रुपीज़ का है तो 20 रुपीज़ का है, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कोई आकर के कि नहीं ये 20 रुपए का, ये 2 रुपए का है, 2 रुपीज़ का है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। तो ये मीजर ऑफ वैल्यू हो गया। स्टोर ऑफ वैल्यू जैसे मैंने बताया ना कि फला आदमी इतना अमीर है, जेफ बेजोस बहुत अमीर है, ठीक है, उसके पास करोड़ों मिलियंस उसके पास डॉलर है। तो क्या है ये है स्टोर ऑफ वैल्यू ना, उसके पास स्टोर है वैल्यू। ओके, नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, जैसा कि लेट पेमेंट किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। इस समय बहुत ज़्यादा करोड़ों में लेट पेमेंट होता है, बोरो किया जाता है, बाद में पे किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई मनी के इमरजेंस से, जबकि यहाँ पे मनी इमर्ज होता है। तो इसमें सारे फीचर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे, लिमिटेशंस थी, वो यहाँ पे मनी उन सभी को शॉर्ट कर देता है। तो पहली चीज़ तो एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड, वो उसको जनरली एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो ये हो गया मनी की डेफिनेशन और इसके की टर्म आप याद रखना, बहुत आपको हेल्प करेंगे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे मनी के उस टाइम पे। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। अच्छा, मनी सप्लाई, मनी के बाद मनी सप्लाई आता है, तो मनी सप्लाई हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मनी सप्लाई के फीचर क्या है एक बार देख लेते हैं। मनी सप्लाई के फीचर में देख लीजिए, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, ठीक है। मनी सप्लाई क्या होता है? पब्लिक के पास जो पैसा है, यानी कि मनी यूज़ करने वाला सेक्शन जो है, सपोज कि इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग हैं, या बिजनेस फर्म्स हैं, वो लोग जो मनी यूज़ करती हैं, वो उनके पास जो पैसा होता है वो मनी सप्लाई में आता है, ना कि उनके पास जो मनी क्रिएट करते हैं लाइक गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक या बैंक्स जो होते हैं, उनके पास जो पैसा होता है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो क्या है? मनी जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मनी सप्लाई जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, नहीं तो मिस हो जाता है समटाइम्स। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।